नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, जिनके अंदर हमने पढ़ ली थी अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। ये विधियां हमने पढ़ ली थी। जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। दोस्तों, विधि पढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और सभी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो चाहे रीट हो, सीटेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। मनोविश्लेषणात्मक विधि, इस विधि का प्रतिपादन वियना ऑस्ट्रिया निवासी सिगमंड फ्राइड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है हमारी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, फ्राइड ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति का अचेतन मन होता है, यहाँ पे मन की बात आई है। तो मन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। 3 प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। फ्राइड ने क्या कहा था कि व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है वो क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। इस विधि में मनोनिधानात्मक तकनीकों की सहायता से अचेतन मन एवं विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, इसके अंतर्गत जो मनोनिधानात्मक तकनीक है, उसकी सहायता से अचेतन मन और विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती है, उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इन इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण मार्ग का अंतरण भी किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है, जो दमित इच्छाएं होती है, उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो अपने मार्ग का, अपना जो रास्ता है उसको चेंज कर सकता है, उसका अंतरण कर सकता है। अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं, भावनाओं का पुंज होता है। जो अचेतन मन होता है वो क्या होता है? व्यक्ति की अतृप्त या दमित इच्छाएं या भावनाओं का भंडार गृह होता है। आगे हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है, इसकी विशेषताएं या गुण, कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुण या विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों, व्यक्ति अपने मन की बातों को छुपा नहीं पाता। मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी मन की बात को छुपा नहीं पाता है। अचेतन तथा चेतन दोनों प्रकार के जो मन होते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त होता है। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, इसके अंतर्गत अचेतन तथा चेतन दोनों जो मन है, इनका क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है और मानसिक विकारों का निदान संभव है। किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार का कोई मानसिक विकार है तो उसका निदान किया जा सकता है, और वो किससे किया जा सकता है? मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं चेतना शक्ति के जो प्रकार है उनके बारे में। तो दोस्तों, 3 प्रकार की चेतना शक्ति का विश्लेषण किया गया है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की जो चेतना शक्ति है उनका विश्लेषण किया गया है। इदम, अहम, परम। यह है 3 प्रकार की चेतना शक्ति। सबसे पहले हम देखेंगे इदम। इदम चेतना शक्ति। इदम जीवन और मृत्यु दोनों मूल प्रवृत्तियों का केंद्र बिंदु है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन के आ सकती है। जीवन और मृत्यु दोनों मूल प्रवृत्तियों का केंद्र बिंदु कौन सी चेतना शक्ति है? कौन सी है? इदम। यह व्यक्तित्व का बड़ा अस्पष्ट और अव्यवस्थित अंश या अंग है। जो इदम है, यह व्यक्तित्व का बड़ा अस्पष्ट व अव्यवस्थित अंग है। यह अहम और आदर्श अहम का आधार है। अहम और परम अहम बोल सकते हैं या आदर्श अहम बोल सकते हैं, उनका क्या है? आधार है। इसका संबंध सीधे तौर पर बाह्य जगत से न होकर व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं से होता है,
जहाँ से वह शक्ति ग्रहण करता है। जो इदम है इसका संबंध कहाँ से होता है? व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं से। जहाँ से व्यक्ति शक्ति ग्रहण करता है वहाँ से इदम का क्या होता है? संबंध होता है। ये किसी भी प्रकार के बाहरी तथा आंतरिक तनाव को सहन नहीं कर पाता है। जो इदम होता है ये किसी भी प्रकार का बाहरी हो या आंतरिक हो तनाव को सहन नहीं कर पाता है और उल्टे उससे तत्काल राहत पाने का कार्य करता है। जो इदम होता है वो कोई भी प्रकार का तनाव हो बाहरी या आंतरिक, उससे तत्काल क्या राहत पाने का कार्य करता है। इसको सिगमंड फ्राइड ने तात्कालिक सुख का नाम दिया है। तो दोस्तों तात्कालिक सुख, सिगमंड फ्राइड ने तात्कालिक सुख का नाम किसको दिया है? तो इदम को दिया है। अब आगे हम देखते हैं इदम की विशेषताएं। पहली है ये मन हमेशा नकारात्मक पशु प्रवृत्ति के समान होता है। जो इदम मन है ये मन क्या होता है? हमेशा नकारात्मक पशु प्रवृत्ति के समान होता है। इस मन के आधार पर व्यक्ति अच्छे व बुरे कर्म न करके जो भी मन में ठान लेता है वो कार्य करता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मन के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो अपने मन में ठान लेता है वो ही कार्य करता है? तो किससे? इदम से। ये काम प्रवृत्ति का मुख्य केंद्र माना जाता है। काम प्रवृत्ति का मुख्य केंद्र इदम माना जाता है। संपूर्ण प्रकार की इच्छाओं का जन्म का केंद्र बिंदु, जो संपूर्ण प्रकार की व्यक्ति की इच्छाएं होती है उनका जन्म केंद्र किसको कहा जाता है? इदम को। इसमें दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। ये मन हमेशा आनंद की कल्पना करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मन है जो हमेशा आनंद की कल्पना करता है? तो वो है इदम। यह प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 90% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 90% पाया जाता है इदम। ये बात इंपॉर्टेंट है और याद भी रखनी है कि इदम प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? 90% ये होता है। अब इदम के आगे हम देखते हैं अहम के बारे में। अहम या अर्धचेतन हमारे व्यक्तित्व का अहम अंग बाह्य वास्तविकता से संपर्क बनाए रखता है। जो अहम होता है वो, जो अहम अंग है वो क्या करता है? जो बाह्य वास्तविकता है उससे संपर्क बनाए रखता है। यह व्यक्तित्व का वह व्यवस्थित अंग है जो व्यक्तित्व का केंद्र है और बाह्य जगत इदम तथा आदर्श अहम के मध्य संयोजन का कार्य करता है। तो दोस्तों इदम और आदर्श अहम इन दोनों के मध्य संयोजन का कार्य करता है वो है अहम। और दोस्तों ये व्यक्तित्व का व्यवस्थित अंग है जो व्यक्तित्व का क्या कहलाता है? केंद्र है। यह व्यक्तित्व के दूसरे संगठकों को नियंत्रित करता है। जो अहम होता है वो व्यक्तित्व के दूसरे संगठक है उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है और उनसे स्वयं नियंत्रित भी होता है। और ये उनको क्या करता है? नियंत्रित, और वो इनको क्या करते हैं? नियंत्रित। प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मरण, तर्क, विचार के आधार पर अहम व्यवहार को इस प्रकार से निर्दिष्टित करता है ताकि इदम आवेगों की पूर्ति बाह्य वास्तविकता के अनुसार हो सके। प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मरण, तर्क, विचार के आधार पर जो अहम है वो व्यवहार को इस प्रकार से बनाता है कि जो इदम के आवेग है उनकी जो पूर्ति है वो बाह्य वास्तविकता के अनुसार हो सके। आगे देखते हैं अहम की विशेषताएं। अहम की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये इड व सुपर ईगो दोनों के बीच का तालमेल का कार्य करता है। किसके? इड व सुपर ईगो के दोनों के बीच का तालमेल का कार्य करता है। इदम और सुपर इदम। इस मन में व्यक्ति को अच्छे बुरे के बारे में पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन यह अल्पकालीन तार्किक प्रवृत्ति होती है जो कि सुपर ईगो से पहले की अवस्था है। जो दोस्तों अहम है इसके अंदर व्यक्ति को अच्छे और बुरे कार्यों का भी पता होता है कि हमें क्या करना है हमें क्या नहीं करना है। लेकिन दोस्तों जो अहम है ये क्या है? एक अल्पकालीन प्रवृत्ति है जो सुपर ईगो से पहले की अवस्था मानी जाती है। यह मन व्यक्ति को वास्तविकता के बारे में ज्ञान करवाने की कोशिश करता है।
जो अहम होता है ये व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति की वास्तविकता है उसके बारे में ज्ञान करवाने की कोशिश करता है। इसे वकील या पुल का सिद्धांत भी कहते हैं। जो अहम होता है इसको क्या कहा जाता है, वकील या पुल का सिद्धांत भी कहते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण कर रखता है, इसलिए इसे मन का शासक भी कहा जाता है। तो दोस्तों मन का शासक किसे कहा जाता है, मन का शासक अहम को कहा जाता है। और अहम क्या है, व्यवहार पर, व्यक्ति का जो व्यवहार है उस पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। इदम और अहम के बाद में आगे हम देखेंगे प्राअहम, सुपर ईगो। प्राअहम या सुपर ईगो अधि अहम व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है। प्राअहम, सुपर ईगो, चेतन मन या अधि अहम। अधि अहम है जो क्या है, व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है। व्यक्तित्व का ये अंग सबसे अंत में विकसित होता है। तो सबसे अंत में व्यक्तित्व का कौन सा अंग विकसित होता है, प्राअहम, अधि अहम या सुपर ईगो। माता पिता, अध्यापकगण तथा समाज के नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों की अभिव्यक्ति अधि अहम के रूप में होती है। माता पिता, अध्यापकगण, समाज के नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों की जो अभिव्यक्ति होती है वो किसके रूप में होती है, अधि अहम के रूप में। ये वास्तविकता के स्थान पर आदर्श को व्यक्त करती है। ये वास्तविकता के स्थान पर क्या, आदर्श को व्यक्त करती है और इसका उद्देश्य सुख प्राप्ति न होकर पूर्णता की प्राप्ति होती है। जो प्राअहम है इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि सुख प्राप्त ना करके जो पूर्णता, पूर्ण है वो प्राप्त करें। अधि अहम बाल्यावस्था में अहम ही उत्पन्न होता है। जो अधि अहम है वो बाल्यावस्था में अहम ही उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया तादात्म्य और अंतर्निवेश की मनोरचना के द्वारा संपादित होती है। इसमें भले बुरे का विचार, क्यों आदि का उत्तर दिए बिना ही होता है। और दोस्तों माता पिता के गुणों को प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने आम में आत्मसात कर लेता है, जो कि अधि अहम के रूप में विकसित होती है। माता पिता के जो गुण हैं उनको प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने आप में, अपनी आत्मा में आत्मसात कर लेता है, जो कि अधि अहम के रूप में विकसित होती है। अधि अहम बाल्यावस्था में किस रूप में, अहम के रूप में उत्पन्न होता है। बाल्यावस्था के रूप, जब बाल्यावस्था रहती है तब अधि अहम है वो किसमें, अहम के रूप में उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया तादात्म्य और अंतर्निवेश की मनोरचना के द्वारा संपादित होती है। जो अधि अहम है ये तादात्म्य और अंतर्निवेश की मनोरचना के द्वारा क्या होती है, संपादित होती है। इसमें भले बुरे का विचार या भला बुरा क्यों करें आदि का उत्तर दिए बिना ही होता है, यानी आदि का उत्तर इसमें नहीं मिल पाता है। आगे हम देखते हैं विशेषताएं। मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है इसकी विशेषताएं। ये मन हमेशा व्यक्ति को अच्छे कार्यों की ओर ले जाता है। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है इसके कार्य, अभी हम मनोविश्लेषणात्मक विधि की विशेषताएं न पढ़कर परम अहम की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। यह मन हमेशा व्यक्ति को अच्छे कार्यों की ओर ले जाता है। इसका विकास सबसे अंत में होता है। परम अहम का सबसे अंत में विकास होता है। ये क्रियाशील भी अन्य की अपेक्षा कम ही रहता है। जो इदम और अहम है उसकी अपेक्षा जो परम अहम है ये क्या, हमेशा क्रियाशील कम रहता है। इसे नैतिकता, आदर्शवादी, सामाजिकता एवं अंतर्निहित आत्मा की आवाज़ आदि भी कहा जाता है। नैतिकता, आदर्शवादी, सामाजिकता, अंतर्निहित आत्मा की आवाज़ परम अहम को कहा जाता है। ये मन केवल व्यक्ति विशेष में फ्राइड के अनुसार 10% ही निवास करता है। कितने प्रतिशत, 10%। आगे हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि है उसकी दोष या सीमाएं। मनोविश्लेषणात्मक विधि है वो क्या है, अधिक खर्चीली है। ये बहुत ही खर्चीली विधि है। व्यक्ति तथा मनोविश्लेषण में धैर्य होना असंभव। किसी भी व्यक्ति के अंदर धैर्य होना असंभव है। मनोविश्लेषण में धैर्य होना असंभव है। इस विधि का प्रयोग केवल दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। जो पूर्णतः इस विधि के बारे में जानते हैं वो ही इस विधि का प्रयोग कर पाते हैं। अधिक खर्चीली है। व्यक्ति मनोविश्लेषण में धैर्य होना असंभव है। इस विधि का प्रयोग केवल दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। यह है मनोविश्लेषणात्मक विधि। आगे हम देखते हैं निदानात्मक विधि।
तो दोस्तों निदानात्मक विधि, नैदानिक विधि। नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो नैदानिक विधि है इसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये एक व्यक्तिगत विधि है तथा इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। जो नैदानिक विधि है ये क्या है, एक व्यक्तिगत विधि है तथा इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। ये विधि शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी है। तो दोस्तों शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में उपयोगी विधि है वो है नैदानिक विधि। आगे हम देखते हैं नैदानिक विधि के गुण, कि नैदानिक विधि के गुण क्या क्या है। पहला है बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जो नैदानिक विधि है ये बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में क्या उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उपचारात्मक उपाय देने के पूर्व समस्या घात करने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग करना अपरिहार्य है। कोई भी उपचारात्मक उपाय देने के पूर्व जो समस्या ज्ञात करने के लिए निदानात्मक विधि है वो क्या है, उपयोगी है। नैदानिक विधि की सीमाएं या दोष, निदानात्मक विधि है उसकी सीमाएं या दोष क्या क्या है। इस विधि का प्रयोग कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। जो नैदानिक विधि है इसका कुशल मनोचिकित्सक होते हैं वो ही कर सकते हैं, दक्ष मनोचिकित्सक ही इसका उपयोग कर सकते हैं, नॉर्मल मनोचिकित्सक इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। समय, धन तथा श्रम की दृष्टि से अत्यधिक वह साध्य है। समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है और श्रम यानी कि परिश्रम अधिक लगता है। आगे देखते हैं हम नैदानात्मक विधि के बाद में साक्षात्कार विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारी साक्षात्कार विधि। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी की पूरी शिक्षा मनोविज्ञान आज साइकोलॉजी है उसका इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलेंगे और जल्द ही आपको संपूर्ण साइकोलॉजी इस चैनल पर मिल जाएगी। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें। आगे है साक्षात्कार विधि। इस विधि को मौखिक प्रश्नावली विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रश्नकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं। साक्षात्कार विधि नाम से ही स्पष्ट है साक्षात्कार, और आप सभी भी जानते हैं कि साक्षात्कार कैसे होते हैं। एक प्रश्न पूछता है और एक उत्तर देता है और दोनों आमने सामने बैठे रहते हैं। मौखिक प्रश्नावली विधि साक्षात्कार विधि को कहा जाता है। सर्वप्रथम केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग मर्टन के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो केंद्रित साक्षात्कार है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मर्टन ने किया था। जिन जगहों पर अवलोकन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहां पर साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिस जगह पर हम अवलोकन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वहां पर किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो है साक्षात्कार विधि है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर वार्तालाप के द्वारा व्यक्तित्व निर्धारण का प्रयास करते हैं तो उसे साक्षात्कार विधि कहते हैं। जब दो व्यक्ति हैं वो आमने सामने बैठ जाएंगे, एक का मुंह इधर है एक का मुंह इधर है, आमने सामने दो व्यक्ति बैठ जाएंगे और वो वार्तालाप के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे या निर्धारण करने का प्रयास करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, साक्षात्कार विधि कहेंगे। इस विधि को के दो प्रकार हैं। किसके अनुसार, गेरिट के अनुसार जो साक्षात्कार विधि है इसके दो प्रकार है, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार। इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। जो संरचित साक्षात्कार है इसमें जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, और असंरचित साक्षात्कार है उसके अंदर जो प्रश्न होते हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं सर्वेक्षण विधि या सांख्यिकी विधि। सर्वेक्षण विधि किसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख एकत्रित कर उन डाटा को विभिन्न सांख्यिकी प्रविधियों से विश्लेषण किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो समस्या से पीड़ित व्यक्ति है उसके पास जाके उससे बातें करके जो भी उसकी कठिनाइयाँ हैं, जो भी उसकी पीड़ा है, उसके डाटा है, उनको विभिन्न प्रकार की जो सांख्यिकी या गणितीय प्रक्रिया है उनके द्वारा विश्लेषण
किया जाता है और फिर उन जो हमें डाटा मिला है उनके द्वारा उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ये हमारी सर्वेक्षण या सांख्यिकी विधि है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि है। मनोविज्ञान की वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित या एक आधुनिक विधि के रूप में किसको माना जाता है? सर्वेक्षण या सांख्यिकी विधि को। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से पद्धतियों को संकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। इस विधि से प्राप्त सूचनाओं, सिद्धांतों तथा नियमों को लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो सर्वेक्षण विधि है इसके द्वारा जो हमें सूचनाएं, जो सिद्धांत, जो नियम प्राप्त होते हैं लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उन्हें क्या माना जाता है? उपयुक्त माना जाता है। इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों में परिवर्तन की जांच हेतु किया जाता है। मंदबुद्धि बालकों में परिवर्तन की जांच हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं। तो दोस्तों सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं, ये वैज्ञानिक विधि है। सर्वेक्षण विधि कैसी है? एक वैज्ञानिक विधि है। कम समय, कम श्रम, कम खर्च से ज़्यादा अध्ययन संभव। इसमें समय कम लगता है, श्रम कम लगती है, कम खर्च आता है और अध्ययन क्या होता है इसमें? ज़्यादा कर सकते हैं। विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन। विभिन्न चर है उनके मध्य पारस्परिक जो संबंध है उनका गहन अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं सर्वेक्षण विधि के दोष। दोस्तों आप साथ में अपने नोट्स भी तैयार करते रहें, आपको इसी प्रकार संपूर्ण साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप वीडियो को सुनते रहें और अपने नोट्स भी साथ में बनाते रहें। सर्वेक्षण विधि के दोष, प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय रहते हैं। जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनके संबंध में जो निष्कर्ष है वो प्राप्त इस विधि से नहीं होते हैं। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, इस विधि के जनक वुडवर्थ हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ है। इसमें विभिन्न प्रश्नों का एक प्रलेख तैयार किया जाता है एवं बाद में उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। जो प्रश्नावली विधि है इसमें प्रश्नों का एक प्रलेख तैयार किया जाता है और बाद में जो उत्तरदाता यानी जो प्रलेख का उत्तर देगा उसके पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। इसमें उत्तरदाता एवं प्रश्नकर्ता का मिलान नहीं होता है। किसमें? प्रश्नावली विधि के मान उत्तरदाता और जो प्रश्नकर्ता है उन दोनों का मिलान नहीं होता है। ये औपचारिक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? ये एक औपचारिक विधि कहलाती है। इसमें विभिन्न प्रश्नों का एक प्रारूप जो कि उत्तरदाता को स्वयं को भरना होता है। इसमें प्रश्नों का एक प्रारूप होता है, जो उत्तरदाता होता है उसको क्या करना है? स्वयं को भरना रहता है, स्वयं को उत्तर देना रहता है। ये केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है। अनपढ़ व्यक्ति है उनके लिए प्रश्नावली विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देना रहता है और वो केवल शिक्षित व्यक्ति ही दे सकते हैं, अनपढ़ व्यक्ति नहीं दे पाते हैं। आगे है सहगामी पत्र और अनुगामी पत्र किसे कहा जाता है? प्रपत्र, सहगामी प्रपत्र या सहगामी पत्र। ये पत्र प्रश्नावली जब भेजी जाती है तब प्रश्नावली के साथ विभिन्न नियमों का एक पत्र होता है जिसमें प्रश्नावली के बारे में विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं। जो सहगामी प्रपत्र होता है या सहगामी पत्र होता है, इसलिए जब कोई प्रश्नावली भेजी जाती है तो उसके साथ एक नियमों का पत्र भेजा जाता है, उसको ही सहगामी पत्र कहते हैं। इसमें नियम होते हैं वो क्या है कि प्रश्नावली के बारे में होते हैं कि आपको उत्तर किसके बारे में, कितने शब्दों में, किस प्रकार से आपको उत्तर देना है। अनुगामी पत्र, यदि प्रश्नावली 15 दिनों में लौटकर वापस नहीं आती है तो यह पत्र भेजा जाता है कि प्रश्नावली न भेजने का कारण क्या है। तो दोस्तों सहगामी पत्र और अनुगामी पत्र आपको समझ में आ गए होंगे। सहगामी है जब प्रश्नावली भेजी जाती है तो उसके साथ पत्र भेजा जाता है जिसमें प्रश्नावली को हल करने के नियम बताए जाते हैं। और अनुगामी पत्र है वो अगर हम 15 दिन में उसका उत्तर नहीं देते हैं तो 15 दिन में हमें एक पत्र भेजा जाता है जिसमें
जो हमने उत्तर क्यों नहीं दिया है, इसका कारण पूछा जाता है अनुगामी पत्र में। आगे हम देखते हैं प्रश्नावली के विभिन्न प्रकार। जो प्रश्नावली हमारी विधि है उसके विभिन्न प्रकार। पहला है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। यह है प्रश्नावली के विभिन्न प्रकार। बंद प्रश्नावली, इसमें दिए हुए निर्धारित तथ्यों में से ही किसी एक को चुनना होता है। जैसे आत्म बिंदु रे के व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। दोस्तों, जो बंद प्रश्नावली होती है इसके अंदर आपको तथ्य दिए होंगे। जैसे हमारे एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं, बंद प्रश्नावली के होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आत्म बिंदु रे के व्यवस्था के प्रबल समर्थक है, ओलपोर्ट प्रबल समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का है जो तरीका पूछा गया है वो किस में आता है, बंद प्रश्नावली में आता है। खुली प्रश्नावली, यह प्रश्नावली छात्र स्वयं अपने मन के विचार लिख सकता है। जैसे व्यक्तित्व क्या है, आपको इतना ही पूछा जाएगा व्यक्तित्व क्या है, आपको खुला लिखना है। जिस प्रकार हम निबंध लिखते हैं उसी प्रकार के विद्यालय पर निबंध लिखिए, तो आप विद्यालय पर आप निबंध लिखते हैं, वो आता है खुली प्रश्नावली के अंतर्गत। चित्रित प्रश्नावली, इसमें छात्र को कोई एक चित्र दिखाया जाता है एवं उसी को देखकर वह अपने विचार प्रकट करता है। जैसे इस चित्र में क्या बताया गया है। अभी आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख के आपको निबंध लिखना है कि इस चित्र में क्या बताया गया है। या आपको यहाँ पे एक चित्र दे देंगे विद्यालय का कि इस विद्यालय के चित्र को देखते हुए इसके ऊपर निबंध लिखो। यह आता है चित्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली, इसमें तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों को शामिल किया जाता है। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावलियों को मिश्रित प्रश्नावली के अंदर सम्मिलित किया जाता है। आगे हम देखते हैं गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि क्या होती है। इस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव, व्यवहार, विचारों आदि को मनोवैज्ञानिकों के समक्ष बताता है एवं बाद में मनोवैज्ञानिक उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने पूर्व के अनुभव, अपने व्यवहार, अपने विचार वो मनोवैज्ञानिकों के समक्ष रखता है और बाद में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं। वर्तमान में इस विधि का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति निष्ठता पर आधारित है। वर्तमान में इस विधि को ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये व्यक्ति निष्ठता यानी कि जो मनोवैज्ञानिकों के पास का व्यक्ति है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि दूर का व्यक्ति है उसकी तरफ मनोवैज्ञानिक कम ध्यान देते हैं। क्रम निर्धारण विधि, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। क्रम निर्धारण विधि है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम इंडियाना की जो न्यू होम कॉलोनी है उसमें किया गया था। इस विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति के संपर्क में रहने वाला लोगों से विचार एवं व्यवहार को लेकर मूल्यांकन किया गया था। इस विधि के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसके संपर्क में जो व्यक्ति रहते हैं उन लोगों से उसके बारे में विचार और उसके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में ये विधि भी उपयोगी नहीं है। तो गाथा वर्णन विधि भी वर्तमान में उपयोगी नहीं है, क्रम निर्धारण विधि भी वर्तमान में उपयोगी नहीं है। आगे है विभेदात्मक विधि। विभेदात्मक विधि, इस विधि का प्रयोग व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण हेतु किया जाता है। जो विभेदात्मक विधि है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन व सामान्यीकरण हेतु किया जाता है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः शिक्षक हेतु व्यक्तिक विभिन्नताओं के विश्लेषण में ये विधि सहायक है। विभेदात्मक जो विधि है ये जो बालक होते हैं, प्रत्येक बालक आपने देखा होगा कि समान नहीं होकर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो शिक्षक के लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं के विश्लेषण यानी उनका विश्लेषण कर सके, उनकी विभिन्नताओं का पता लगा सके, उसके लिए विभेदात्मक विधि आवश्यक है।